हेलो बच्चों। आज आपके विलियन चैप्टर का लास्ट लेक्चर ये है। ठीक है। इसमें जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है अणुसंख्या गुणधर्म का परासरण दाब। ठीक है। तो प्रूफ करेंगे हम कि परासरण दाब कैसे एक अणुसंख्या गुणधर्म है। ठीक है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं न्यूमेरिकल्स का पीडीएफ बना के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगी। आप लोग वहाँ से अपनी कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है। और जैसा तुम्हें पता है कि न्यूमेरिकल्स का हम क्या करेंगे, क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, जब भी स्कूल खुलेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म मैंने आपको कल पढ़ाया था, जिसमें मैंने 3 आपको पढ़ा दिए थे। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये 3 जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी ये मैं आपको पढ़ा चुकी थी। ठीक है, हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हो, ये क्या होता है, विलयन के जो घटक हैं या विलय के मूलों की संख्या है, ठीक है, या जो कण है विलयन में उपस्थित कण, उन पे क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जिनको हम किससे जानते हैं, अणुसंख्या गुणधर्मों से जानते हैं। ठीक है। तो चलिए आज परासरण दाब कर लेते हैं। परासरण दाब करने से पहले मैं आपको थोड़ा परासरण बता देती हूँ। परासरण क्या होता है, देखो, जब कोई एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, मैंने 9th में आपको पढ़ाया था कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली से प्लांट्स के थ्रू में प्लांट्स में पढ़ाया था आपको, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ही, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो उस अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि सारे पार्टिकल्स क्या चले जाएंगे, उस अर्धपारगम्य झिल्ली के आर पार चले जाएंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, एक छलनी की तरह है। ठीक है ना, जो क्या करती है, कुछ निश्चित साइज के ही पार्टिकल्स को क्या होने देती है, अपने से गुजरने देती है। ठीक है ना, तो हो गया। तो जब हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली ले रखी है, ठीक है, तो एक शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, जो कि क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, कणों के गमन को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। या आप दूसरी भाषा में बोलें तो आप कह सकते हैं कि किसी तनु विलयन से, ठीक है, तनु विलयन क्या होगा, डाइल्यूट होगा, उसमें पानी का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, तो वो क्या होगा, कम सांद्रता वाला होगा। ठीक है, तो किसी तनु विलयन से, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, यानी किसी कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जब क्या होता है, विलायक के कणों का प्रवाह होता है, यानी गमन होता है, तो वो क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे अंडा ले रखा है, उबला हुआ अंडा। पहले में देख लेती हूँ मैं, पहला इसको मानना, सेकंड इसको मानना, डायग्राम यही मिला था। तो उबले अंडे को अगर मैं नॉर्मल वाटर में रखूं, ठीक है, नॉर्मल डिस्टिल वाटर रखा हुआ है मैंने, ये देखो, तो जो अंडा है, ठीक है, वो अपने आप में कैसा है, कंसंट्रेटेड है। ठीक है, कंसंट्रेटेड है, उसके अंदर जो भी प्रोटीन है, एल्बुमिन है, वो क्या है, कंसंट्रेटेड है, हल्का नमक उसमें होता है। और मैंने इसको वाटर में रख दिया, नॉर्मल वाटर में या डिस्टिल वाटर में रख दिया, तो क्या हो जाएगा, अब वाटर में, वाटर तो कंसंट्रेटेड है नहीं, और वैसे भी अगर हम क्या ले रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर ले रहे हैं, वो तो बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, उसमें तो आयनों की संख्या क्या होती है, 0। ठीक है, तो वो पूरी तरह से प्योर होता है, यानी पूरी तरह से क्या है, वो आयनलेस है। ठीक है, उसमें कोई आयन नहीं है। तो क्या होगा, परासरण में क्या होता है, ठीक है, जो डिस्टिल वाटर है वो क्या है, निम्न सांद्रता का है, यानी कम सांद्रता का है। ठीक है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, अंडा अंडा क्या है, अधिक सांद्र है। ठीक है ना, तो कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर, ठीक है, कणों का गमन होने लग जाता है। ठीक है, यानी वाटर में उपस्थित जो भी कण है, ठीक है, अणु है, वो क्या होते हैं, अंडे की ओर क्या हो जाते हैं, गमन करने लग जाते हैं। और जो ये अंडे की बाहर की छिलकी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, उसका काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है,
वाटर के अणुओं का या वाटर के कणों का गमन हो रहा है एग की तरफ, ठीक है, तो एग क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है ना, हो गया। फर्स्ट कंडीशन तो ये थी, तो इसलिए हमने बोला उच्च सांद्रता की ओर जल के अणुओं का गमन, यानी एग क्या है, मोर कंसंट्रेटेड है। अब सेकंड में देखेंगे आप, सेकंड में क्या है, एग रखा हुआ है और एग को हमने कहाँ रखा हुआ है, नमक या फिर पानी के घोल में, ठीक है, नमक या पानी के घोल में डुबा दिया हमने, तो एग क्या होगा, कम कंसंट्रेटेड होगा, और जो नमक है या फिर चीनी है उसका घोल जो होगा वो क्या होगा, अधिक सांद्र होगा, ठीक है। तो अंडे के जो पार्टिकल्स होंगे, अंडे में उपस्थित जो पार्टिकल्स होंगे वो किस ओर गमन कर जाएंगे, अधिक सांद्र विलयन नमक या फिर चीनी के घोल की तरफ, ठीक है ना, हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये वाला जो विलयन है, नमक का विलयन, ये क्या है, अधिक सांद्र है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, अंडा क्या हो गया, श्रिंक हो गया, ठीक है, क्योंकि अंडा क्या है, यहाँ पे लिख लेना, इस कंडीशन में एग क्या है, कम सांद्र है, ठीक है, एग क्या है, कम सांद्र। अब यहाँ क्या था, एग क्या था, अधिक सांद्र था, एग अधिक सांद्र था और वाटर क्या था, कम सांद्र था, ठीक है। तो परासरण को आप समझ गए। अब नेक्स्ट है आपका परासरण दाब, ठीक है। ये देखो डायग्राम में से आपको समझा देती हूँ मैं। परासरण दाब क्या होता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखे हैं, दो कंटेनर ले रखे हैं, जिसमें एक कंटेनर में विलयन भरा हुआ है, एक कंटेनर में क्या भरा हुआ है, विलायक भरा हुआ है, ठीक है ना। इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्या लगी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है। अब देखो जो विलायक है ये क्या है, कम सांद्रता वाला है, कम सांद्रता वाला होगा क्योंकि शुद्ध विलायक है। और विलयन क्या है, इसमें विलेय भी घुला हुआ है, तो ये क्या है, अधिक सांद्रता वाला है, ठीक है। अब देखो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, विलायक के कणों को इधर पास होने देगी, ठीक है, या विलयन से विलायक में जाने देगी या विलायक से विलयन में जाने देगी। लेकिन हम क्या करेंगे, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ परासरण दाब इतना लगाएंगे कि ये विलायक, ठीक है, जो विलायक है वो क्या ना हो, सेमी परमिएबल से होते हुए इधर विलयन में ना आ पाए। तो हम यहाँ से इतना प्रेशर लगाएंगे, यहाँ से हम इतना प्रेशर लगाएं कि क्या हो, विलायक के कण यानी कम सांद्रता वाले कण क्या ना हो, इधर विलयन में ना आ सकें, ठीक है। तो वह दाब जो क्या करता है, विलायक के प्रवाह को क्या करता है, रोकता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये है, आगे देखो। अब परासरण दाब के क्या है, नियम है, ठीक है। देखो 1877 में वॉन्टहॉफ थे, ठीक है। वॉन्टहॉफ ने क्या बोला कि जैसे तनु और आदर्श विलयन होते हैं, जो भी तनु और आदर्श विलयन हैं, उन्हें क्या करें, हम उनके तापों का यदि अध्ययन करें, ठीक है, उनमें यदि तापों का अध्ययन करें तो वो क्या करने लग जाते हैं, आदर्श गैस होती है जैसे आदर्श गैस की भांति क्या करने लग जाते हैं, व्यवहार करने लग जाते हैं, ठीक है। और जब ये आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं तो इन पे क्या होते हैं, जो विभिन्न गैस के नियम हैं, जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम, ये तीनों नियम क्या होते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ताप का अध्ययन, इनके मतलब जो तनु और आदर्श विलयन है, इनके तापों का अध्ययन करने पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि ये भी क्या करते हैं, जो आइडियल गैस होती हैं उनकी तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। पहला है बॉयल वॉन्टहॉफ नियम, ठीक है। तो बॉयल वॉन्टहॉफ नियम क्या है, बॉयल वॉन्टहॉफ नियम कहता है कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो परासरण दाब होता है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई निश्चित ताप ले रखा है आपने, उस पर जो परासरण दाब पाई मान के चलो इसको, ठीक है, परासरण दाब पाई होता है, वो क्या होता है, कंसंट्रेशन सी के क्या हो, मतलब विलयन की जो कंसंट्रेशन होती है सी, उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो परासरण दाब पहला रूल ये है कि परासरण दाब क्या होगा, कंसंट्रेशन सी के समानुपाती होगा, ठीक है। अब इसको मैं देख लेती हूँ, हमने बोला पाई
प्रोपोर्शनल टू सी। अब सी इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन वी होता है, यानी मतलब वी जो आयतन है उसमें घोले गए मोलों की संख्या एन। ठीक है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाता है, एन अपॉन वी हो जाता है। तो मैं क्या करूँगी, पाई प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी कर लूँगी। अब माना क्या है, वी आयतन आपने ले रखा है, वी आयतन ले रखा है और उसमें मोल कितने घोल रखे हैं, एक घोल रखे हैं। ठीक है, तो तब क्या करोगे आप, पाई प्रोपोर्शनल टू क्या कर लोगे, 1/v कर लोगे और ये आपकी क्या बन जाएगी, समीकरण 1 बन जाएगी। ठीक है, हो गया। तो ये मैंने n बता रखा है कि n यहाँ पे क्या है, विलेय के मोल हैं वो। ठीक है, जो कि क्या है, v लीटर आयतन में क्या हो रखे हैं, घुल रखे हैं। ठीक है, अब सेकंड नियम है चार्ल्स वॉन्टहॉफ नियम। चार्ल्स वॉन्टहॉफ नियम कहता है कि इसके अपोजिट है वो बॉयल वॉन्टहॉफ नियम के, कि यदि हम सांद्रण को क्या कर दें, स्थिर कर लें, कांस्टेंट कर लें, तो जो परासरण दाब पाई होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, समानुपाती होता है। आगे बात समझ में। ठीक है, अब टेम्परेचर मतलब परम ताप लोगे आप, यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर लोगे। ठीक है, 273 केल्विन। ठीक है, तो उसकी क्या होगा, परासरण दाब समानुपाती होगा। ठीक है, तो इसको मैं सेकंड लॉ मान लेती हूँ। ठीक, अब एवोगैद्रो नियम कहता है, एवोगैद्रो वॉन्ट ऑफ नियम कहता है कि यदि आपने 2 विलियन ले रखे हैं, ठीक है, 2 विलियन ले लिए कोई, और उनका ताप है और उनका परासरण दाब है। ठीक है, और यदि दोनों समान है, परासरण दाब भी समान है और ताप भी समान है। ठीक है, और आपने जो वॉल्यूम है यानी जो आयतन है वो भी क्या ले रखा है, समान ले रखा है, दोनों का ए और बी मान लिया आपने 2 विलियन, दोनों का ताप समान है, परासरण दाब समान है और आपने आयतन भी समान ले रखा है, तो उनमें क्या होगी, जो मोलों की संख्या होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। तो आगे ये कह रहा हूँ, देखो, तो इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा लिख लेना ए इक्वल टू बी, इधर लिख लेना ताप वॉल्यूम एंड पाई, इधर भी लिख लेना टी वी एंड पाई ऑल्सो सेम। ठीक है, तो इसकी कोई समीकरण नहीं बनेगी। तो 2 समीकरण आपको मिल गई, और फर्स्ट ये वाली और सेकंड ये वाली। अब आगे चलते हैं, वॉन्ट ऑफ समीकरण कैसे निकालेंगे हम। तो वॉन्ट ऑफ समीकरण में हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट और सेकंड समीकरण को जोड़ लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया है, यहाँ पे देखिए मैंने दोनों को जोड़ दिया है, तब क्या मिलेगा हमें, पाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, होना ये चाहिए था कि पाई समानुपाती, ठीक है, टी अपॉन वी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, समानुपाती हटा दिया और उसकी जगह एक कांस्टेंट लगा दिया। यहाँ पे बराबर का चिन्ह मत लगाना है, गलती से हो गया। पाई समानुपाती टी अपॉन वी हो जाएगा। अब क्या है, अब है पाई, मैंने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा दिया, इसकी जगह क्या लगा दूंगी, एस लगा दूंगी और टी अपॉन वी लगा दूंगी। ठीक है, एस एक स्थिरांक है जिसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कांस्टेंट कहेंगे, यानी विलियन स्थिरांक कहेंगे। ठीक है, जो कि क्या होगा, एस इक्वल टू क्या होगा, गैस कांस्टेंट आर के बराबर होगा। ठीक है ना, गैस कांस्टेंट मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, इसका कितना मान होता है, तो चलिए यहाँ पे उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, जब क्वेश्चन करेंगे आप तो ज़रूरत पड़ेगी। तो एस इक्वल टू मैंने क्या कर लिया, आर कर लिया, तो तब क्या होगा, पाई इक्वल टू आर यहाँ रहेगा ही, टी यहाँ रहेगा, वी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, वी को पाई के साथ मल्टीप्लिकेशन में ले जाती हूँ, पाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। ठीक है ना, पाई भी इक्वल टू आर टी हो जाएगा। अब आगे कह रहा है जो समीकरण मिलेगी पाई वी इक्वल टू आर टी, ये 4th समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मानव विलेय के एन मोल ज्ञात है, तो तब क्या हो जाएगा, पाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी। ठीक है, और आपको पता है गैस समीकरण भी क्या होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो यहाँ प्रेशर लगता है, यहाँ क्या है, ये भी प्रेशर है, इसको क्या बोलते हैं हम, परासरण दाब बोलते हैं। ठीक है ना, वॉल्यूम देखो सेम है, मोलों की संख्या वही है, गैस कांस्टेंट वही है, टी वही है। ठीक है, तो ये प्रूफ करता है कि हाँ, जो क्या होते हैं, कुछ विलियन होते हैं, ये गैसों के लिए गैस समीकरण है, ये विलियन के लिए क्या हो जाएगी, आदर्श विलियनों के लिए विलियन समीकरण हो जाएगी। ठीक है ना, हो गया। तो ये दोनों समीकरण सेम आ गई। अब आप इस समीकरण को क्या कर लेते हैं, देखो 5वीं समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 4 और 5 क्या है, वॉन्ट ऑफ समीकरण है। ठीक है ना, या तो आप इसको लिख लो या तो आप इसको लिख लो, दोनों ही क्या है, वॉन्ट ऑफ समीकरण है। तो अब देखो, जो कौन सी समीकरण है, 5वीं समीकरण है, इससे ज्ञात होता है, देखो 5वीं समीकरण, पाई वी
इक्वल टू एन आर टी। तो क्या ज्ञात होता है इससे कि परासरण दाब पाई को अगर हम एक निश्चित वॉल्यूम वी में घुले हुए मोलों की संख्या लें तो वो घुले हुए मोल कितने होंगे, एन होंगे। ठीक है, जहाँ क्या होगा, ताप भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ये। ठीक है ना, तो वी आयतन में घुले मोलों की संख्या है, ठीक है, एन। ठीक, तो वो क्या डिनोट्स करती है, परासरण दाब को डिनोट्स करती है। और क्योंकि हमने बोला था कि जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो क्या होते हैं, विलेय के कणों की संख्या या विलेय की मोलों की संख्या पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ देखो ये तो डायरेक्टली इक्वल टू डिपेंड कर रहा है किसके, मोलों की संख्या एन के। तो यहाँ ये प्रूफ हो जाता है कि ये देखो कि क्या है, हाँ, परासरण दाब पाई किस पे डिपेंड करता है, मोलों की संख्या एन पे डिपेंड करता है, और ये एक अणुसंख्या गुणधर्म है। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये वही है, आप इसको आगे कर लेना कि मैंने जो बोला था, मैंने टेम्परेचर क्या हो गया, सपोज 1 है, तो आप आगे कर लेना, पाई इक्वल टू वी मैंने इधर ले आई हूँ। ठीक है, और गैस कांस्टेंट भी अगर मैं हटा देती हूँ तो सीधे क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी हो जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा देना। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एस की जगह हमने आर को लिया था तो वही हटा दिया मैंने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई इक्वल पाई प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन वी हो जाएगा। वी क्या है, वॉल्यूम है, और एन क्या है, जिसमें जो क्या है, घुले हुए हैं वी वॉल्यूम में। ठीक है, हो गया इतना। चलिए, अब ये तो हो गया परासरण दाब। अब एक नेक्स्ट है आपका, आता है ये कई बार, प्रतिलोम परासरण। ठीक है, इसे बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, और जितने भी आपके जो ये आरओज वगैरह होते हैं, आरओ जानते होंगे, पानी प्योरिफिकेशन के लिए घरों में लगाए जाते हैं। ठीक है ना, उनमें क्या होता है, प्रतिलोम परासरण की ही क्या होती है, जो विधि होती है यानी जो प्रक्रिया होती है वो अपनाई जाती है। ठीक है, प्रतिलोम परासरण में क्या होगा, देखो, प्रतिलोम परासरण में कह रहे हैं कि हम इतना प्रेशर लगाएं कि परासरण की क्या हो जाए, दिशा ही क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। आप अंडे के छिलके देख रहे थे, वो परासरण था, उसमें क्या हो रहा था, कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर जा रहे थे, लेकिन हमें इसके उल्टे करना है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगी, और एक जो आप कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें 2 चैम्बर बने हुए होंगे, बीचों बीच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी जाएगी। आप खारा पानी लेकर आइए, सॉल्ट वाटर, वो क्या है, अधिक सांद्र है, और आप क्या करेंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, यहाँ से इतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे कि इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो शुद्ध विलायक है, ठीक है, यानी जो, अब यहाँ पे मैं वाटर मान लेती हूँ, सॉल्ट वाटर बोल रहा है ये वाला, जो ये इधर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्ट वाटर है। तो ये क्या करेगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इतना प्रेशर अगर हम ऊपर से लगाएंगे तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा सिर्फ शुद्ध विलायक क्या होगा, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गमन करेगा। ठीक है, और यहाँ इस कंटेनर में हमें क्या मिल जाएगा, फ्रेश वाटर मिल जाएगा, और ये घटना क्या कहलाएगी, प्रतिलोम परासरण कहलाएगी। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो चलिए, अब है, ये भी आते हैं, सम परासारी विलयन होते हैं, अति परासारी, न्यून परासारी। ठीक है, तो सम परासारी, सम मतलब समान, परासरण, परासरण दाब, विलयन। ठीक है, तो सम परासरण दाब वाले विलयन, ऐसे कोई विलयन, ठीक है, कोई 2 विलयन ले लो जिनमें क्या होंगे, परासरण दाब समान होंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम, समपरासारी विलयन कहेंगे। अब समान इसलिए होंगे क्योंकि उनका जो मोलर सांद्रण है, यानी मोलों की जो संख्या है वो भी क्या है, समान है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने कोई 2 विलयन ले लिए हैं, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया है, तो इनके परासरण दाब अगर मैं निकालूं तो इनके परासरण दाब पाई ए समानुपाती एन ए अपॉन वी ए, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि पाई इक्वल टू एन अपॉन वी होता है ना, ऐसी पाई भी होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन वी बी हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल है, तो आप सीधे सीधे कर सकते हो लास्ट में कि क्या है, पाई ए इक्वल टू पाई बी। ठीक है ना, हो गया। अब नेक्स्ट है अति परासारी और न्यून परासारी विलयन। जब कोई 2 विलयन आपने ले रखे हैं, उनमें से किसी एक विलयन का परासरण दाब क्या होगा, अत्यधिक होगा, और दूसरे वाले विलयन का
कम होगा। तो जिसका अत्यधिक होगा वो क्या कहलाएगा, अति परासारी विलयन कहलाएगा, और जिसका कम होगा वो क्या कहलाएगा, न्यून परासारी विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो अति परासारी में क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ठीक है, और न्यून परासारी में क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। ठीक, तो ये बेटा आपका लास्ट टॉपिक था। ठीक है, इस यूनिट का आप इसको अच्छे से समझ लेना। इसमें हमने शुरू से देखिए, पहले परासरण पढ़ा, फिर परासरण दाब पढ़ा। ठीक है, आगे क्या पढ़ा, परासरण दाब के नियम पढ़े, फिर वॉन हॉफ समीकरण निकाली, उसके बाद प्रतिलोम परासरण पढ़ा, फिर लास्ट में परासारी सम परासारी विलयन पढ़े। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आपको मैं न्यूमेरिकल दूंगी, उनको अच्छे से कर लेना कॉपी में, और सारे बच्चे काम कंप्लीट करो भाई। ठीक है, कल मैं शायद कोई लेक्चर नहीं डालूंगी, तो मैं आप लोगों का होमवर्क चेक करूँगी। ठीक है, चलिए।